तो हम लोगों का इलास्ट्रेशन 7 तक हुआ था, ठीक है, और आज हम लोग इलास्ट्रेशन 8 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर करने बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2013 इन द बुक्स ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। मतलब एनपीओ, ठीक है, एजुकेशन सोसाइटी का यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को। देखो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लाइब्रेरी बुक्स दिया हुआ है 2,30,000 बुक्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल बुक्स खरीदा गया 52,500। अच्छा, फर्नीचर है, एडिशन टू फर्नीचर यानी न्यू परचेज है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारा ही क्या हो जा रहा है, एसेट हो जा रहा है, ठीक है। बुक्स एसेट है, लाइब्रेरी किसी भी एजुकेशन सोसाइटी के लिए उसमें बुक्स खरीदा गया है, वो एडिशन है। फर्नीचर ये भी एसेट, बिल्डिंग एसेट, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एसेट। क्रेडिटर लाइबिलिटी हो जाएगा, डेटर जो है वो हमारा करंट एसेट हो जाएगा, ठीक है। डेटर क्रेडिटर करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी हो गया। गुड मॉर्निंग मौसमी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो नेक्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड मतलब यहाँ पर क्या है, रिजर्व फंड क्रिएट किया गया है इन्वेस्टमेंट करने, फंड क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अलग होता है, इन्वेस्टमेंट का फंड अलग होता है। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, मतलब जहां पर हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले पैसा हम लोग को क्या करना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है, मतलब इकट्ठा करना पड़ता है। सपोज तुम डेली 10-10 रुपीज या फिर 100-100 रुपीज जो भी हो, उसको क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। तुम्हें एक फोन खरीदना है, सपोज 100 रुपीज करके जमा कर रहे हो, तो जो 100 रुपीज करके जमा हो रहा है दैट इज रिजर्व फंड। अब तुम सोच रहे हो कि मेरे पास अभी जमा हो चुका है 1000 रुपीज, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कहीं इन्वेस्ट कर देते। सपोज कहीं पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर 1000 रुपीज रख देते हो फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो फोन छोड़ो, फोन के लिए इतना दिन थोड़ी वेट करोगे, तो फिर कुछ और खरीद लो, लैपटॉप वगैरह खरीद लो। तो फिर उसमें क्या होगा, और उसमें टाइम लगेगा। सपोज एक टारगेट है कि हम लोग 1 ईयर आफ्टर एक लैपटॉप खरीदने वाले हैं, तो वो पैसा जो जम रहा है, तुम लोगों का जो पैसा जमा हो रहा है, वो घर पे रखोगे तो नहीं इंक्रीज होगा, लेकिन पैसे को ले जाके कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये खरीदा गया है, ये एसेट है। लेकिन देखो रिजर्व फंड लाइबिलिटी होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1,85,000 क्रेडिट साइड में, ये लाइबिलिटी होता है। तो अगर कहीं पर भी रिजर्व फंड है किसी भी चीज का, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड यानी ये लाइबिलिटी है, यहाँ पर पैसा रोज की तुम्हें, ठीक है, इन्वेस्ट लोग रखेंगे तो इंक्रीज नहीं होगा, इसे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखो क्या है, एंट्रांस फीस है। एंट्रांस फीस कुछ नहीं बोलेगा तो कैपिटल मानना है। सर्टिफिकेट फीस, ठीक है, सर्टिफिकेट फीस यानी ये भी एक इनकम है। सब्सक्रिप्शन रिसीट मतलब स्कूल है ना, एजुकेशन सोसाइटी, स्कूल नहीं एजुकेशन सोसाइटी है, ये सर्टिफिकेट देता है, उसका फीस ले रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया हुआ है, हायर चार्जेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज दिया हुआ है, अदर रिसिप्ट, ये सारा इनकम है। एंट्रेंस फीस इनकम है, ठीक है, लेकिन अगर कैपिटलाइज करेंगे तो ये कैपिटल में जाके ऐड होगा। उसके बाद है देखो इंटरेस्ट है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है, हायर चार्जेस है, इंटरेस्ट है, अदर रिसिप्ट है, सैलरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, इंश्योरेंस, एग्जामिनेशन फीस, पीरियोडिकल्स, प्राइस फंड है। हेलो, ले
হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको जो लोग बाद में आए, ठीक है। मैंने थोड़ा स्टार्ट किया इसीलिए जल्दी, क्योंकि ये रीड करने में ही टाइम लग जाता है थोड़ा, मतलब टाइम, इसीलिए मैंने रीड करना स्टार्ट किया, अभी कुछ किया नहीं है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा मैंने ज्यादा मतलब टाइम पे स्टार्ट कर लिया, नहीं तो नहीं रीड कर पाएंगे सारा चीज। पोस्टेज, टेलीफोन, इंश्योरेंस, एग्जामिनेशन फीस। तुम लोग इलास्ट्रेशन देख लो, इलास्ट्रेशन 8 करवा रहे हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 8 ओपन करो तुम लोग। एग्जामिनेशन फीस, पीरियोडिकल्स, ये सारा एक्सपेंस है क्योंकि डेबिट साइड में है। प्राइस फंड, फिर से प्राइस का फंड आ गया, मतलब यहाँ पर फंड में हमारे पास 2,15,000 है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फंड बनाया गया है। प्राइस इन्वेस्टमेंट, मतलब उस फंड का कुछ पैसा ले जाके इन्वेस्ट कर दिया गया है और इन्वेस्टमेंट बन चुका है 2,10,400 का। इनकम, अब इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट का इनकम कितना है 10,200। और प्राइस गिवन, अब प्राइस फंड बनाया ही गया है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट उसमें से एक्सपेंस चुका है बैंक बैलेंस, ठीक है। मतलब बैंक बैलेंस यानी बैंक में कितना पैसा है प्राइस का, यानी इन्वेस्टमेंट का 2,450। डोनेशन, कैपिटल, जनरल एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, ठीक है। कैपिटल फंड दिया हुआ है यहाँ पर, यानी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, और बाकी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 22,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2014 7,850, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया है 6,250, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 2013 12,500, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन करना है बुक, बिल्डिंग, फर्नीचर को 15 एंड 10% रेट पे। बस नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ऊपर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके साथ बैलेंस शीट। तो इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम ईयर नहीं लिख रहे, तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जितना है पूरा। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके लिए और एक पेज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो अब देखो फर्स्ट दिया हुआ है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बुक्स ऐसा होता है, तो एसेट साइड में एसेट्स, लाइब्रेरी बुक्स एट न्यू परचेज। तो लाइब्रेरी बुक्स है 2,30,000 प्लस 52,200, 2,30,000 और 52,200। तो ये तो एसेट है, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि बुक्स पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो डेप्रिसिएशन हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, जो कि हमारा पीएल के जैसा काम करता है। तो 2,82,200 ये टोटल हो रहा है, 2,82,200 ये टोटल हो गया। अब इस पे हमें चार्ज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। हम लोग देख लेते कितना दिया है डेप्रिसिएशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बुक्स के ऊपर 15%। और लास्ट दिन जब हम लोगों ने इसके ऊपर जो भी थियोरिटिकल पोर्शन पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि न्यू परचेज का अगर कोई डेट नहीं रहेगा, जैसे ये वाला, तो हम लोग मानेंगे कि वो मिडिल ऑफ द ईयर में परचेज हुआ है और उसका एजम्पशन लिख देंगे, ठीक है। मिडिल ऑफ द ईयर में परचेज है, उसका असम्पशन लिख देंगे। अगर कोई मिडिल ऑफ द ईयर नहीं करते हो तो भी एकदम रॉन्ग है ऐसा नहीं बोलेंगे हम, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बता दिया है रूल्स कि अगर कुछ डेट नहीं बताता है तो हमें मिडिल ऑफ द ईयर लेना है और उसका एजम्पशन लिख देना। और अगर मिडिल ऑफ द ईयर नहीं लोगे तो भी आंसर मिलेगा, डेप्रिसिएशन अलग होगा, तो फिर सरप्लस या डेफिसिट भी अलग आएगा, तो टोटल बैलेंस शीट भी अलग आएगा, लेकिन टैली होगा। तो यहाँ पर अगर देखो डेप्रिसिएशन हम लोग अलग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं वर्किंग नोट का पेज।
तो वर्किंग नोट फॉर डेप्रिसिएशन, तो पहले देखो कितना था 2,30,000, इस पे हमारा हो जाएगा 10%, कितना था, हाँ 15%। अच्छा, तो इस पे 15% इंटू 15% पूरे एक साल के लिए, यानी 12/12, तो 2,30,000 इंटू 15%, तो 34,500 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो परचेज हुआ है बुक्स, वो है 52,200, और इसका क्योंकि कोई लोग मान लेंगे आधे लगा सेम आंसर, 38,415 ये हो गया वर्किंग नोट 1, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 38,415, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज कर देते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर में भी लिख देते हैं। 38,415 माइनस कर देंगे 2,82,200 माइनस 38,415, तो ये हो गया 2,43,785। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर 1,59,500, उसमें एडिशन है 35,500, सेम ट्रीट ने बुक्स किया है। $1,59,500 add new purchase 35,500 टोटल, फिर लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, ये 10% दिया हुआ है, तो 1,59,500 प्लस 35,500, तो ये हो गया 1,95,000। लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए उसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जैसे बुक्स के लिए किया। तो वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो पहले है 1,59,500 इंटू 10% इंटू 12/12, 15950, एक जीरो हट जाएगा, और बाकी है खरीदा गया है 35,500 इंटू 10% इंटू 6/12, या फिर डायरेक्टली इस पे 5% लगा लो, 35,500 इंटू 5%, तो 1,775 प्लस 15,950, तो ये हो गया 17,725। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 17,725, 17,725, रिमेनिंग 1,77,275। अच्छा, ये दोनों ही इनकम एक्सपेंडिचर में चले जाएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये होता है एक्सपेंडिचर साइड, ये होता है इनकम। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हुआ हमारा 17,725, और लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रिसिएशन हो रहा है 38,415, 38,415 और 17,725। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। बिल्डिंग, बिल्डिंग दिया हुआ है 37,89,000, तो बिल्डिंग लिखेंगे 37,89,000, और इसमें कोई एडिशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बिल्डिंग का है 1% डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 1%, तो 3,78,000, सॉरी 37,89,000, 37,89,000 इंटू 1%, 37,890, बैलेंस 3,37,51,000, 37,890,
2 depreciation on building 37,890। अच्छा, इसके बाद देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 21,25,000, तो ये एसेट साइड में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट 21,25,000, 21,25,000 हो गया इन्वेस्टमेंट। फिर एक क्रेडिटर, तो क्रेडिटर चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में 1,77,900। क्रेडिटर यहाँ नीचे ही लिख देती हूँ, 1,77,900। अच्छा, उसके बाद डेटर है 59,700, तो डेटर लिख लेते हैं, इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट था भी नहीं। डेटर हो गया 59,700। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड होगा, जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड कितना है, देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड है 1,85,000, 1,85,000। तो ये लाइबिलिटी है, तो इधर लिख दिया मैंने। इसके बाद है एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस है 2,02,600। अगर कुछ नहीं बताता है तो एंट्रांस फीस हमेशा कैपिटलाइज्ड किया जाता है। तो यहाँ पर जितना भी कैपिटल फंड होगा, कैपिटल फंड मतलब जो कैपिटल होता है नॉर्मल बिजनेस का, वही एनपीओ का कैपिटल फंड होता है। इसमें ऐड करना पड़ेगा सरप्लस जो भी रहेगा। अभी फिलहाल एंट्रांस फीस मिला वो ऐड कर देते हैं, ये भी कैपिटलाइज्ड होता है। एंट्रांस फीस, तो एंट्रेंस फीस है 2,02,600, 2,02,600 एंट्रेंस फीस हो गया। उसके बाद है एग्जामिनेशन फीस। ये सब इनकम है, ये रेवेन्यू इनकम है, इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस फीस भी फीस है, बट एंट्रेंस फीस वन टाइम होता है, इसीलिए ये यहाँ पर माना जाता है। जब तक मेंशन ना करे इसे हमेशा मानेंगे हम लोग कैपिटल, जिसका सारा डिटेल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो, एग्जामिनेशन फीस, सर्टिफिकेट फीस, सब्सक्रिप्शन, हायर चार्जेस, इंटरेस्ट, अदर रिसिप्ट, ये सारा ही इनकम है। और इधर सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, इंश्योरेंस, एग्जामिनेशन एक्सपेंस, पीरियोडिकल्स, ये सारा क्या है, एक्सपेंस है। तो ये सारा 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्सपेंस, और यहाँ पर ये इनकम, ये हमारा चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर हम लोग प्राइस फंड से फिर देखेंगे। तो अभी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सारा डेटा पुट करेंगे। एग्जामिनेशन फीस, सर्टिफिकेट फीस, तो बाई एग्जामिनेशन फीस, बाई सर्टिफिकेट फीस। अच्छा, एग्जामिनेशन फीस है 32,500, 7,800, 32,500, 7,800। अच्छा, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन था रिसिप्ट फॉर 2014 7,850, तो इसका अकाउंट बना लेंगे हम लोग। चलो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 22,500, तो टू बैलेंस बीडी
22,500, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर 2014, मतलब ये क्या है, प्रीपेड है क्योंकि 2014 तो नेक्स्ट ईयर आने वाला जो साल है, तो 7,850। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग एडवांस 7,850। अच्छा, और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है 2,75,800, 2,75,800 बाय बैंक, 2,75,800। और कुछ था देख लेते, 2,75,800, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 22,500 और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर 2014 7,850। तो रिसीवेबल ये कौन से ईयर का है, ये है 2013 का है, और कुछ तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कौन से ईयर का है ये नहीं बताया है हम लोगों को। 22,500 और रिसिप्ट फॉर 2014, तो ये हम लोग प्रीवियस ईयर का माने या क्या करें, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि देखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर 22,500 और यहाँ पर नहीं बताया कि प्रीवियस ईयर का, यानी ये जो 2013 है उसी में बाकी है, आउटस्टैंडिंग है उसका 22,500 और उसका रिसीवेबल है, मतलब 2014 का प्रीपेड किया हुआ है 7,850, यानी पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो रिगार्डिंग 2013 है। मतलब ये हो रहा है कंसेप्ट, ये 2013 का हम लोग को बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें ही बताया हुआ है कि रिसीवेबल यानी आउटस्टैंडिंग है 22,500 और इसी में प्रीपेड बता के रखा है वो है 7,850 और इसी में रिसिप्ट बता के रखा है 2,75,800। तो इसका मतलब ये यहाँ का इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला हम लोग नील मानेंगे, ठीक है। तो ये लिखने का ही जरूरत नहीं है, डैश लिखने के बदले, मतलब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। जब तक प्रीवियस ईयर के बारे में नहीं बताएगा हम लोग खुद से तो एज्यूम नहीं कर सकते, तो इसीलिए यही मान के चलेंगे कि ये पूरे ड्यूरिंग द ईयर का बता रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2,75,800 रिसिप्ट है जो हमें ट्रायल बैलेंस से मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग है 22,500, तो बाई बैलेंस 22,500 और प्रीपेड तो बता ही दिया था साफ साफ 2014 का है, मतलब नेक्स्ट ईयर का है। अब हम लोग को देखना है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 2,75,800 प्लस 22,500 माइनस 7,850, तो ये आ जाएगा 2,90,450। टू इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर 2,90,450, तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो चाहो तो 2,90,450 ये हमें लिख देना है इनकम एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन बोल के, बाई सब्सक्रिप्शन 2,90,450। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बाद कौन सा इनकम है देखते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद है हायर चार्जेस 95,500 बाई हायर चार्ज 95,500। हायर चार्ज के बाद क्या है, हायर चार्ज के बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ 85,000, तो इंटरेस्ट 85,000, अदर रिसिप्ट 4,400, इंटरेस्ट एंड अदर रिसिप्ट, तो बाई इंटरेस्ट बाई अदर रिसिप्ट, तो अदर रिसिप्ट था 4,400 और इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था 85,000, इंटरेस्ट है 85,000, इंटरेस्ट हो गया 85,000। अच्छा, उसके बाद है सैलरी, ये सारा एक्सपेंस में आ जाएगा और इसका कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में हमारा एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट एक्रूड है 6,250 और सैलरी पे एडजस्टमेंट है और इंश्योरेंस पे जो दो एक्सपेंस था, तो इंटरेस्ट का हम लोग का एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। 6,250 हमारा एक्रूड है,
तो इंटरेस्ट में ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाई एक्रूड इंटरेस्ट बोल के। अगर हम लोग भूल जाते हैं तो फिर यहाँ पर काटने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर नीचे भी बाई एक्रूड इंटरेस्ट लिखोगे तो भी एक ही बात है, ऐड ही तो करना है। टोटल में लिखो या फिर अलग से दिखाओ कि इतना रिसिप्ट है, इतना आउटस्टैंडिंग है, बट रिसिप्ट है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर तो दोनों बेसिस पे बनता है, एक्रूवल एंड रिसिप्ट दोनों बेसिस पे। जो रिसिप्ट हुआ वो भी लिखना है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। 2 सैलरीज, सैलरी का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था, सैलरी आउटस्टैंडिंग 12,500, तो सैलरी है 1,59,500, 1,59,500, 55 900 एड आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 12,500, तो कितना हो रहा है 1,55,900 प्लस 12,500 हो रहा है 1,68,400। सैलरी के बाद क्या है का देखते हैं, सैलरी के बाद क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 8,500, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,500, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बचा अब इंश्योरेंस का बस। पोस्टेज टेलीग्राम 2,500, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,500, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस आ रहा है, शायद इंश्योरेंस है 10,400 और इसमें एडजस्टमेंट है, तो टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारा है 10,400 और उस पर प्रीपेड है, तो लेस प्रीपेड, प्रीपेड हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 4,500, तो 4,500 लिख देते हैं, 10,400 माइनस 4,500, तो 5,900 होगा इंश्योरेंस। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस है 32,500, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एक्सपेंस, सॉरी एग्जामिनेशन एक्सपेंस, पीरियोडिकल्स, ये दो लिखना बाकी है, टू एग्जामिनेशन एक्सपेंस, टू पीरियोडिकल्स। अब देख लेते हैं कितना कितना बाकी है, देखो एग्जामिनेशन है 24,000 और पीरियोडिकल है 15,600, 15,600। अच्छा, इसके बाद है प्राइस फंड, जो कि एक लाइबिलिटी होता है, ठीक है, तो ये चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। प्राइस इन्वेस्टमेंट ये एसेट साइड में चला जाएगा, दोनों को लिखना पड़ेगा, प्राइस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस फंड। प्राइस फंड, प्राइस फंड में कितना पैसा है 2,15,000, प्राइस फंड है 2,15,000 का, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि फंड में कुछ इनकम हुआ है क्या, मतलब फंड में कुछ इनकम, प्राइस फंड से कुछ भी इनकम आया था शायद, प्राइस इन्वेस्टमेंट है, ये भी लिख लेते हैं पहले, 2,10,400 प्राइस इन्वेस्टमेंट, ये एसेट साइड में चला जाएगा, प्राइस इन्वेस्टमेंट 2,10,400 प्राइस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ रहा है प्राइस इन्वेस्टमेंट इनकम, ये देखो प्राइस इन्वेस्टमेंट इनकम, अब इनकम है 10,200। अब ये कंसेप्ट क्या होता है एक बार ये समझ लो, कंसेप्ट इसमें क्या होता है, फंड वाला कंसेप्ट, ये देखो कोई भी फंड क्रिएट हो, चाहे वो प्राइस के लिए हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन के लिए हो, पहले फंड क्रिएट होता है, ये हो गया फंड जहां पर हमें रखना है पैसा, ठीक है, हमें रखना है पैसा, ये फंड हो गया। फिर इस फंड के पैसे को हम लोग ले जाके कहीं कर सकते हैं इन्वेस्ट, ठीक है, अगर हम लोग इन्वेस्ट कर दिए तो ये हमारे लिए हो जाएगा एसेट, ठीक है।
ये हमारा एसेट हो गया, ये हमारा लाइबिलिटी है, क्योंकि लाइबिलिटी इसलिए है कि प्रॉफिट का एक हिस्सा, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें, जो हम लोगों ने सोच के रखा है, फिक्स करके रखा है कि 10%, 20% जितना भी है वो हमें हर साल फंड में डालना है। सपोज ये है हमारा प्राइस फंड, क्योंकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पैसे का जरूरत होता है, ताकि जब पैसे का जरूरत हो हमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग फंड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फंड में ये सारा पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा तो ये आइडल हो जाएगा, ठीक है, बेकार में पड़ा हुआ रहेगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा वो एसेट बन जाएगा, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा सपोज ये 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो कुछ पता होता है ना, स्कीम वगैरह पढ़ के तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम लोगों ने 10% रिटर्न बेसिस पे इन्वेस्ट किया है तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो गया 110। इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज में खरीदा था और रिटर्न आया हमारे पास 10 रुपीज, जिसे हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 रुपीज। अब ये इंटरेस्ट का पैसा पहले फंड में जुड़ना चाहिए। इंटरेस्ट का पैसा कहाँ पर जुड़ता है? फंड में जुड़ता है, क्योंकि फंड का पैसा इससे क्या होगा? बढ़ेगा। ये हम लोग को ऐसे पता चल रहा है, यहाँ से सपोज हम लोगों ने फंड से 100 रुपीज उठाया और 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और उससे 10 रुपीज का रिटर्न आ गया, तो पहले वो जमा होना चाहिए कहाँ पर? फंड में। फंड में वो जुड़ जाना चाहिए। यानी हमारा फंड अभी कितने का बन गया है? फंड अगर अभी यूज नहीं करना है तो 100 रुपीज था, ये हम लोगों ने 100 रुपीज को इन्वेस्ट कर दिया और 100 रुपीज यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो 100 रुपीज मिलेगा, नहीं तो अभी फंड में कितना आ जाएगा? 10 रुपीज आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग 100 डालेंगे तो ये 110 आ जाएगा, फिर से इसे इन्वेस्टमेंट में डालो। मतलब ये एक सर्किल की तरह होगा, पहले प्रॉफिट से पैसा लो, फंड बनाओ, फंड का पैसा अगर चाहो तो इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि घर पे रखने से वो इंक्रीज नहीं हो सकता है। इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। अब उस रिटर्न को फिर कहाँ ऐड करना है? फंड में जाके उसे ऐड कर देना। इस साल हर साल 100 रुपीज करके, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिया है 100 रुपीज आएगा और एक टाइम गैप पे आएगा, सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर जब ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट बनेगा तभी प्रॉफिट से 10% हम लोग फंड में डालेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है पैसा जो है इस तरह इसमें हमारा का पैसा है, इसीलिए फंड जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फंड में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इंटरेस्ट फंड में इंटरेस्ट जो है ऐड हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट में हमें ये वाला करना है। प्राइस में प्राइस फंड था, प्राइस फंड से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया और इन्वेस्टमेंट करते हुए इनकम आया है 10,200। तो ये 10,200 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा प्राइस फंड में। तो 10,200 हम लोग ऐड कर देते हैं प्राइस फंड में। ऐड फंड इनकम 10,200। और उसके बाद देखो एक्सपेंस भी हुआ है, प्राइस गिवन। अब जैसे मान लो मैंने जो एग्जांपल लिया था वहां पर फंड का पैसा बढ़ के 110 हो गया। अब मान लो 5 रुपीज का किसी को प्राइस दिया गया है तो वहां से 5 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लेस कर देंगे। प्राइस गिवन 9,500। तो 2,15,000 प्लस 10,200 माइनस 9,500, तो ये हो गया 2,15,700। ठीक है। अब देखो इसका और एक ट्रीटमेंट भी होता है, ऐसा नहीं कि तुम लोग को यहीं पर इसे लिखना है। इसे चाहो तो तुम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिख सकते हो, और इसे चाहो तो तुम लोग इसे चाहो तो तुम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिख सकते हो। यानी प्राइस का पेमेंट क्या हम लोगों ने, मतलब पेमेंट तो नहीं होता, प्राइस दिया उसके लिए हम लोग का एक्सपेंस हुआ है 9,500 और प्राइस फंड से इनकम हुआ है 10,200। अब इसे फंड में भी तुम लोग चाहो तो एडजस्ट करके कर सकते हो, और अगर फंड में नहीं करना चाहते हो, मतलब फंड कितना हो रहा है एडलेस करके फंड कितना है वो हम लोगों ने लिख दिया। और अगर यहाँ पर नहीं करना चाहते तो प्राइस फंड एज इट इज रहेगा, वहां पर ये हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर दिखाएंगे तो हमारा वहां पर सरप्लस या डेफिसिट अलग आएगा। बाकी क्वेश्चन टैली होगा और दोनों कंसेप्ट सही है। या तो फंड को ही तुम लोग नेट दिखा दो यहाँ पर, या फिर तुम लोग वहां पर कर सकते हो फंड का इनकम और फंड से जो भी एक्सपेंस हुआ है उसे भी एडजस्ट करके दिखा सकते हो, एक ही बात है। और यहाँ पर अगर फंड का नेट नहीं करोगे तो फंड इतना ही शो करेगा, लेकिन उधर हमारा क्या है इनकम एक्सपेंडिचर में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग रेवेन्यू इनकम की तरह भी दिखा सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह भी इसे शो कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार होगा बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है।
तो कहीं एक जगह पे हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे ये ज्यादा सही लगता है कि प्राइस फंड का नेट बैलेंस भी हमें मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से दिखाया यहाँ पर। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन कैपिटल है तो डोनेशन को कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, बता दिया, क्योंकि डोनेशन हमेशा कैपिटलाइज्ड हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये लोग बता रहा है कैपिटलाइज्ड है तो हमें कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। तो डोनेशन है 1,99,000, डोनेशन है 1,99,000। उसके बाद है हमारा जनरल एक्सपेंस, ये एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, कैपिटल फंड लिख लेते हैं, तब तक जनरल एक्सपेंस उधर लिखना पड़ेगा, कैपिटल फंड यहाँ लिख लेते हैं। कैपिटल फंड है 54,71,720 और बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ये दोनों चीज लिख लेते हैं, बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड। तो बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस है 65,500, कैश इन हैंड 1520, कैश इन हैंड है 1520, कैश इन हैंड 1520। और हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट शायद नहीं लिखा है यहाँ पर, वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर था एक एक्रूड इंटरेस्ट था, और यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारा लिख लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 4,500 था और एक्रूड इंटरेस्ट था 6,250 और आउटस्टैंडिंग सैलरी था, तो ये यहीं पर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी था 12,500। और सब्सक्रिप्शन का देखो, सब्सक्रिप्शन का भी हम लोगों ने नहीं लिखा है। सब्सक्रिप्शन का कैसे समझोगे? सब्सक्रिप्शन में ये जो पार्ट होता है ना, ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ रिलेटेड होता है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा अगर इसमें कुछ होता। और ये देखो, ये हमेशा रिलेट कौन से बैलेंस शीट को करता है? ये करता है क्लोजिंग बैलेंस शीट को रिलेट करता है। और ये जो डेटा है ना, ये रिलेट करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि एक कैश बुक होता है। और ये जो डेटा है ना, ये रिलेट करता है हमारे इनकम एक्सपेंडिचर को, जो डायरेक्टली यहाँ पर इनकम एज ए इनकम एक्सपेंडिचर ही हम लोग लिखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसका डेटा है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा, ये क्लोजिंग क्या हो जाता है? ये क्लोजिंग हो जाता है एसेट, ठीक है, ये क्लोजिंग हो जाता है लायबिलिटी। यानी ये हमारा क्या हो गया है? ये आउटस्टैंडिंग है और ये प्रीपेड है, तो ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 7,850 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22,500। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,100 और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, या फिर एडवांस भी बोल सकते हो, 7,850। अच्छा, और तो मुझे नहीं लगता है कुछ है। अब तुम लोग मुझे थोड़ा हेल्प करो और इसका टोटल और सरप्लस आ रहा है या क्या आ रहा है बताओ। तुम लोग टोटल करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। जनरल एक्सपेंस কত ছিল? ओ जनरल एक्सपेंस तो लिखा है यहाँ। हाँ, जनरल एक्सपेंस लिखना भूल गए, सोचे लिखेंगे, गलत हो गया। देखो, जनरल एक्सपेंस था 5250, हाँ वो रह गया 5250। अच्छा देखो, मैंने तो इधर का एक बार टोटल किया, मेरा तो आ रहा है 5,21,900 आ रहा है। अब ये बाकी देखते हैं, -5250
minus 15,600 minus 24,000 5900 2,500 8,500 1,68,400 minus 37,890 17,725 38,450 तो 1,97,720 तो ये आ गया है सरप्लस। तो इसको नेट प्रॉफिट लिख दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सरप्लस ही लिखना है, ठीक है। 1,97,720 ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाता है, इन लोग का जो बचा हुआ पैसा रहता है उसे बोला जाता है सरप्लस। तो सरप्लस है, ये ऐड हो जाएगा, ऐड सरप्लस 1,97,720 अब ऐड करना पड़ेगा। तो कोई एक जन एसेट साइड ऐड करो ना तो जल्दी हो जाएगा। 54,71726 60,71040 हम लाइबिलिटी साइड ऐड कर रहे हैं। 1,85,000 2,15,700 प्लस 7,850 प्लस 1,77,900 प्लस 12,500। तो यहाँ आ जा रहा है हमारा 66 लाख, अच्छा 66,69,990। क्या इधर भी आ रहा है ऐसा कुछ? 66,69,990 देखो टोटल कर। minus 2125 into 0 3751 100 minus 177275 minus 243785 टैली हो रहा है? हेलो हम করছি একবার রং হয়েছে। अच्छा करो। सही, मेरा तो कुछ 2,450 आ रहा है रिमेनिंग। क्या बच गया है कुछ? ओ प्राइस बैंक बैलेंस, ये छूट गया था क्या? प्राइस गिवन के बाद प्राइस बैंक बैलेंस मतलब बैंक, ये इधर लिखना पड़ेगा प्राइस बैंक बैलेंस, इसीलिए मेरा ये डिफरेंस आ रहा है। 2,450 का आया, अब हो जा रहा है 2,450। अब एक बार देख लेते हैं।
कम आ रहा है। तुम लोग एक बार देखो तो कोई टोटल करके, मेरा अब फिर 20 रुपीज कम आ गया। मैम ना, नेट हमें वैल्यू ऑफ टैली बिल्डिंग अच्छी देख लीजिए एक बार। कौन सा साइड? नेट वैल्यू बिल्डिंग का। बिल्डिंग का नेट वैल्यू, अच्छा। लाइब्रेरी, फर्नीचर, 3,37,51,110 होगा। अच्छा, ये 1 होगा, यहाँ पर 10 रुपए कम आ रहा है। मेरा 20 दिखा रहा था, शायद कुछ गलत हुआ होगा, मैंने टोटल में गलत किया होगा। 77275, हाँ, ये हो जाएगा प्लस 37, 51, 110, हाँ, 21, 25, 59, 700, 2,10,400, 65,500। अच्छा, 15, 20, 4,500, 6,250, 22,500। अब आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दो मुझे टोटल सही आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो बताओ, शायद कहीं और भी गड़बड़ हो सकता है। माइनस करते हुए 37, 51, 110, 59, 700, 2,10,400। आ जा रहा है टोटल। आ जा रहा है? हाँ, मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा डेटा है ना, इधर उधर करते हुए अगर एक भी कहीं पर भी गलत हो जाएगा फिर तुम लोग टैली नहीं कर पाओगे। हाँ, आ रहा है 66,69,990। अब सही है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। पहले तो एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, जैसे कि तुम लोग को पता है ये कैश बुक की तरह होता है। कैश इनफ्लो आउटफ्लो होने पे ही इस पे एंट्री हो जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। ठीक है, टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी ये ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस, और ये जो रिसीव हुआ है ये फैक्ट नहीं देख रहा है ये कब आ रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर का है या फिर प्रीपेड हो रहा है, ये टोटल रिसिप्ट दिखाएगा। एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं बोलने से इसे हम लोग कैपिटल मानते हैं। अब देखेंगे अगर कुछ इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो वो फॉलो करना है। परचेज फर्नीचर, ये एसेट होता है। रेंट, ये एक्सपेंस है। ऑनरेरियम है, सैलरी है, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है ड्यू और एडवांस, रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, सैलरी पेड इन एडवांस दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है। 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, देखो बता दिया, यानी एंट्रेंस फीस के 60% हमें बैलेंस शीट में देना है, 40% जो है वो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में देना है, क्योंकि अगर 60% कैपिटलाइज्ड है तो 40% रेवेन्यू इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट है 280, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा, तो सेविंग्स अकाउंट है बैंक में जिसपे इंटरेस्ट मिला है लेकिन वो एंट्री ही नहीं हुआ है कैश बुक में, यानी इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, ये एंट्री नहीं हुआ है तो ये एंट्री करना पड़ेगा। एंड ओल्ड फर्नीचर, एक पुराना फर्नीचर है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू, लेकिन मतलब आफ्टर यूज के बाद उसका वैल्यू था 8,000, वाज एक्सचेंज्ड, इस लैंग्वेज पे ध्यान दो, एक्सचेंज हुआ है एज एन एग्रीड प्राइस ऑफ 5,000। मतलब पुराना एसेट को एक्सचेंज कर दिया और उसका वैल्यू माना गया है कि वो 5,000 है, यानी 3,000 कम लिया गया है, यानी लॉस है सेल में। फॉर ए न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000, और न्यू जो फर्नीचर खरीदा गया है जिसका कॉस्टिंग कितना है 15,000 है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रिपेयर करना है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे हैं और कुछ नहीं।
तो चलो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट जिसमें है हम लोग उसका वर्किंग नोट बना लेंगे। सब्सक्रिप्शन का बनाएंगे, रेंट का बनाएंगे, सैलरी का बनाएंगे, फर्नीचर का बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बाकी एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट का हम लोग एंट्री बना लेते हैं, सॉरी अकाउंट बना लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 वर्किंग नोट पहले बना रहे हैं हम, सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर ओल्ड अगर कुछ भी बाकी है, ठीक है, जिस ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन रहा है, तो सब ये 2015-16 का डेटा दिया हुआ है, यानी हम लोग कौन से ईयर का बना रहे हैं, 2016 का, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों का, पिछले साल का बाकी है 2100, तो टू बैलेंस बीडी 2100 बाई बैलेंस सीडी। अगर प्रीपेड लिया हुआ है हमारा तो बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। एडवांस 1400, ये 15 का देख लो, 1400 है, 1400। अच्छा, और कुछ करंट ईयर का है तो बाई बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर है हमारा 3200 करंट ईयर का ड्यू और करंट ईयर का एडवांस 2700, 3200। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से यानी कैश अकाउंट से हमें मिल जाएगा कितना हम लोगों ने रिसीव किया है, तो उसे बाई बैंक लिख देंगे, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन इधर मिलेगा क्योंकि ये रिसिप्ट साइड है, ये इनकम होता है 24,500। अब टोटल कर लो, 1400 प्लस 24,500 प्लस 3,200 माइनस 2,100 माइनस 2,700, तो ये आ गया 24,300। तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग को ये लिखना पड़ेगा बाय सब्सक्रिप्शन 24,300। तो एक एडजस्टमेंट तो हमारा हो गया। नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं, सैलरी था शायद, सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद है रेंट। रेंट है 600 300, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। रेंट लाइबिलिटी होगा क्योंकि हम लोगों ने, रेंट हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस था। कैसे पता चलेगा एक्सपेंस था, देखो रेंट किधर है, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड। अगर रिसिप्ट साइड है तो वो इनकम था, पेमेंट साइड है तो वो एक्सपेंस था। तो 3600 का पेमेंट है तो टू बैंक हो जाएगा 3600, और ड्यू कितना था, ड्यू था 600 प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का 300। तो करेंट ईयर का 300, प्रीवियस ईयर का 600, तो लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन होगा ना, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। ये हो गया 3,900, 3,900 हो जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में इतना हमारा चले जाना चाहिए, यानी करेंट ईयर का 3,300 है क्योंकि उतना ही होगा। देखो 3,600 रिसीव हुआ है, उसमें से तो पिछले साल का ही बाकी था 600, तो वो एडजस्ट होगा पहले। बचा कितना, 3,000। 3,000 में बोल रहा है 300 बाकी है, यानी टोटल इस साल का था 3,300, ठीक है। तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और कौन सा है एडजस्टमेंट देख लेते हैं, सैलरी है, सैलरी पेड इन एडवांस। तो सैलरी क्या था हमारा, एक्सपेंस था, पेमेंट साइड में है, तो सैलरी का भी अकाउंट इसी तरह से बना लेते हैं। सैलरीज, तो पहले पेमेंट दिखा देते हैं टू बैंक। सैलरी का पेमेंट है हम लोगों का 2,100, और आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं, करेंट ईयर का है, अच्छा एडवांस है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो हम लोगों ने अगर सैलरी एडवांस किया है, जो हमारा एक्सपेंस था, तो हमारे लिए एसेट होगा 1200। प्रीवियस ईयर में क्या है, एसेट है, टू बैलेंस बीडी। तो किधर ब्रॉट डाउन होगा, ये सबसे बड़ा बात है। पहले ये जो आइटम है ये किस चीज का है, मतलब ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हमारा इनकम है तो अगर हम लोगों ने बाकी रखा है तो हमारे लिए हो जाएगा एसेट, और अगर प्रीपेड हुआ है तो लाइबिलिटी। उसी तरह से अगर एक्सपेंस है, ये हम लोग का एडवांस हम लोगों ने कर दिया है, तो ये हमारे लिए हो जाता है एसेट। तो ये तो हो जाएगा 0 0
और 3,300 माइनस 900, तो ये हो गया 2,400 बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2,400, ये बैलेंसिंग फिगर। और क्या एडजस्टमेंट है? फर्नीचर है 18,000 और 23,000, तो फर्नीचर तो एसेट होता है, ठीक है। फर्नीचर टू बैलेंस बीटी 18,000 और क्या था? फर्नीचर 23,000 था, बाई बैलेंस सीडी 23,000। तो एक चीज तो पता चल रहा है कि परचेज तो हुआ है, और ऐसे भी इंफॉर्मेशन भी था परचेज हुआ है, ये इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि ये जो है बैलेंस बढ़ गया है, पहले 18,000 था, फिर वो बढ़ के 23,000 हो गया, तो इसका मतलब परचेज हुआ है और सेल भी हुआ है। और ये देखो उस एक्सचेंज में ही परचेज हुआ है। पहले हमारा ओल्ड फर्नीचर जो 8,000 का था, वो हम लोगों ने एक्सचेंज प्राइस उसका मिला हम लोग को 5,000, ठीक है। एक्सचेंज प्राइस मिला 5,000 फॉर ए न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000, तो हम लोगों ने 15,000 वाला खरीदा है और 5,000 में ओल्ड वाला सेल कर दिया, तो टू बैंक और बाई कैश, या फिर बैंक ही लिख देते, बैंक यूज कर रहे हैं, तो 5,000 में सेल हो गया। अब ये लॉस जो हुआ है एक्सचेंज में कितने का हुआ है? 3,000, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था 8,000 का है, बट हम लोग को मार्केट से प्राइस मिला उसका 5,000, तो बाई लॉस ऑन एक्सचेंज, या फिर इसे बाई इनकम एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। ये पीएल में चार्ज हो जाता है, जो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर टोटल करके देखते हैं 18 और 15, 33,000 माइनस 23,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000, तो ये 2,000 जो बैलेंस आ रहा है ये क्या होगा पता है? ये होगा डेप्रिशिएशन, क्योंकि यहाँ पर तो डेप्रिशिएशन हम लोगों ने लिखा ही नहीं था। जब भी कोई एसेट सेल होता है हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? इसका कॉस्ट कितना था, इस पे कितना हम लोगों ने डेप्रिशिएशन चार्ज किया, तभी तो हमें डब्ल्यूटीवी मिलता है। तो ये देखो डब्ल्यूटीवी वैल्यू कितना आया था? डब्ल्यूटीवी वैल्यू आया था 8,000, ठीक है। तो ये तो आफ्टर डेप्रिशिएशन चार्ज के बाद आया होगा, ठीक है। डेप्रिशिएशन चार्ज के बाद आया है 8,000, हम लोगों ने इसे सेल कर दिया 5,000 में, मतलब एक्सचेंज प्राइस लगाया है, तो 3,000 हमारा हो गया लॉस। बट हमें इसका कॉस्ट भी नहीं पता था और डेप्रिशिएशन भी नहीं पता था, तो जो बैलेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा? वो डेप्रिशिएशन हो जाएगा। तो तभी देखो डब्ल्यूटीवी वैल्यू 18,000 आएगा, क्योंकि जो एसेट सेल किया उसका 5,000 हम लोगों को मिला, उस पे लॉस हुआ है 3,000, यानी डब्ल्यूटीवी वैल्यू था 8,000 और डेप्रिशिएशन 2,000, तो डेप्रिशिएशन 2,000 यानी कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। यहाँ कॉस्ट तो कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन ये बैलेंस जब भी आएगा तो ये डेप्रिशिएशन शो करेगा। कोई भी एसेट सेल होगा तो उसका डेप्रिशिएशन तो हमें पता होना चाहिए, तो ये डेप्रिशिएशन भी चले जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। और क्या है एडजस्टमेंट? और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है? प्रिपेयर करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो ये सारा इंफॉर्मेशन तो हम लोगों ने लिख लिया है वर्किंग नोट में, ये जो था इसका पूरा हम लोगों ने वर्किंग नोट में लिख लिया है, एक्सेप्ट शायद ये 6% एंट्रांस फीस जो है, इसे डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग से भी डायरेक्टली लिख देंगे, करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो बना हुआ है वहां पर देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बैलेंस जो है हमें मिल जाएगा 24,300, 24,300। अच्छा उसके बाद क्या लिखे देखो यहाँ पर देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लिख, लेकिन ये पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा यानी 40% लिखना पड़ेगा। तो बाई एंट्रेंस फीस 3,000 का 40%, तो ये हो गया 1,200। और नीचे जो एडजस्टमेंट था, ये जो सेविंग्स अकाउंट पे 280 जो है, ये हमें जो इंटरेस्ट मिला है ये एंट्री नहीं हुआ है कैश बुक में, मतलब यहाँ शो नहीं हो रहा। अगर यहाँ शो होता तो रिसिप्ट साइड में दिखाया जाता, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट
280। अगर इसका अकाउंट ओपन करते कैसे होता पता है, ऐसे इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, हम लोगों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बाई बैंक रिसीव कर रहे हैं, बाई बैंक 280 और ये 2 क्या हो जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब जैसे करते हो ना बाई बैंक 2 PL, उसी तरह से 2 इनकम एक्सपेंडिचर, तो फिर ये क्रॉस पोस्टिंग इधर हो जाएगा, बाई इंटरेस्ट वही वाला हुआ है। अगर चाहो तो इसका भी अकाउंट ओपन कर सकते हो समझने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखो और कुछ नहीं होगा इस साइड में, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में देखो 2 डेटा लिखना है, कैश इन एंड कैश एट बैंक रिलेटेड टू बैलेंस शीट होता है, सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस लिख दिया हम लोगों ने, और एक जो इंटरेस्ट था वो भी हम लोगों ने लिख दिया। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज हो सकता है लेकिन ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा तो इसका सिर्फ डेप्रिसिएशन जाएगा, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2000 आया था, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आया था 2000 और वो सेल परचेज पे कुछ हुआ है, तो टू डेप्रिसिएशन लिख देते हैं पहले, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। अब यहाँ देखो 2000 जो डेप्रिसिएशन हुआ है ये तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है, और उसके साथ साथ ये जो लॉस हुआ है ये भी जाएगा 3000, और ये तो सेल वगैरह है, ये सब तो नहीं आता है, तो टू लॉस ऑन एक्सचेंज, लॉस ऑन एक्सचेंज हो जाएगा 3000। अच्छा, और क्या होगा, रेंट, रेंट का तो हम लोगों ने अकाउंट बनाया था, देखना पड़ेगा कितना है इनकम एक्सपेंडिचर में, ये रहा रेंट का, ये रहा 3300 टू रेंट 3300। अब डिफरेंस क्यों आ रहा है पता है, 3300 इस साल का है और 3600 इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि ये पिछले साल का भी रिसिप्ट दिखा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम 4000, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, टू ऑनरेरियम 4000, ऑनरेरियम है 4000। अच्छा, नेक्स्ट है सैलरी 2100, क्या सैलरी का कोई एडजस्टमेंट था, सैलरी लिखना पड़ेगा 2400, 2100 रिसिप्ट तो हुआ है, क्यों नहीं लिख रहे, देखो इस तरह से चेक कर लेना चाहिए। इसका कंसेप्ट ये है कि हम लोगों ने सैलरी एडवांस किया था और हम लोगों ने पे किया था 2100, तो ये एडवांस भी किया था ना 900, फिर यहाँ पर एडवांस किया है, तो करेंट ईयर का रिलेटेड कितना हो रहा है 2400 हो रहा है, ठीक है, 2400 हमारा करेंट ईयर का रिलेटेड होगा, तो करेंट ईयर वाला ही लिखना पड़ेगा, टू सैलरीज। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, लिख देंगे हम लोग, स्पोर्ट्स एक्सपेंस था 4700, सन्ड्री एक्सपेंस 1100, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, ये सारा चीज हो जाएगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक तो नहीं आएगा, तो टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस, टू सन्ड्री एक्सपेंस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $4700, 1100, 800। तो अब हमें देखना है कि सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, बस। $25,780, 25,780 minus 800 minus 1100 minus 4,700, 2,400 minus 4,000 minus 3300 minus 3,000 minus 2,000, 4,480 आ रहा है, तो टू सरप्लस 4,480, सरप्लस आ गया 4,480। तो ये छोटा था क्वेश्चन।
नेक्स्ट हम लोग करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये अलग तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यंग बंगाल क्लब as on 31st March 2013 at the end of first year of the club. Prepare the receipt and payment account. यहाँ receipt payment account prepare करना है, income expenditure and balance sheet of the club. तो डोनेशन दिया हुआ है, रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग एंड बुक। जैसे कि मैंने लास्ट दिन बताया था, तो डोनेशन दो तरह का हो सकता है, एक होता है अनस्पेसिफाइड, एक स्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाई कर दिया है कि डोनेशन के पैसे से बिल्डिंग ही खरीदना है और बुक खरीदना है, इसीलिए स्पेसिफाइड डोनेशन है। और स्पेसिफाइड डोनेशन हो जाएगा तो ये कहाँ पर आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा लाइबिलिटी साइड में, मतलब कैपिटल हो जाएगा, ये कैपिटल फंड हो जाएगा। जो स्पेसिफाइड डोनेशन होता है वो कैपिटल फंड हो जाता है, वो रेवेन्यू फंड नहीं होता है। एंट्रांस फीस, देखो एंट्रांस फीस, ये जो डिफरेंस है इसका मतलब समझो, रेवेन्यू इनकम है 17,000, एक्चुअल रिसिप्ट है 17,000, मतलब मुझे 17,000 रेवेन्यू यानी डे टू डे बेसिस पे जो मिलता है वो 17,000 है, और रिसिप्ट भी 17 है, यानी नो पेड नो आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इनकम होना चाहिए 20,000 बट हुआ है 19,000, यानी आउटस्टैंडिंग हो गया है 1,000। फिर लॉकर रेंट, देखो लॉकर रेंट का इनकम होना चाहिए 600, ये रेवेन्यू मतलब होना चाहिए। हम लोग को पता होता है ना कि इस करके अगर एक फिक्स्ड पता होता है तो इतना ही इनकम होगा, तो उसी तरह से, लेकिन एक्चुअली मिला है कितना 600, तो नो ड्यू नो प्रीपेड। सन्ड्री इनकम होना चाहिए 1600 बट हुआ है 1060, यानी हमारा ड्यू है, हमें और भी इससे पैसा मिलेगा 540। रिफ्रेशमेंट अकाउंट रेवेन्यू इनकम कुछ नहीं है, लेकिन रिसीव हुआ है 16,000, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कुछ आउटस्टैंडिंग था शायद, ठीक है, इसीलिए रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट देखो, लैंड दिया हुआ है, कॉस्ट 10,000, रेवेन्यू एक्सपेंस नील, रेवेन्यू तो इसका कुछ होना नहीं चाहिए, एक्चुअल पेमेंट 10,000, तो हम लोगों ने खरीदा है 10,000 का चीज 10,000 से, मतलब एसेट। फर्नीचर 1,46,000 बट हम लोगों ने पेमेंट किया है 1,30,000, ठीक है। और उसके बाद सैलरी 5,000, 4,800 हम लोगों ने पेमेंट किया है, तो ये ड्यू है, ये ड्यू है, यानी फर्नीचर भी ना ड्यू है, 1,46,000 का है ना, और 1,30,000 ये बताना भूल गए। तो यहाँ पर देखो ये क्रेडिटर बन जाएगा, यानी फर्नीचर परचेस करने से एंट्री क्या होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश होगा 1,30,000, तो टू क्रेडिटर हो जाएगा बाकी अमाउंट। सैलरी देखो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा बिकॉज एक्चुअली पेमेंट कम है। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड 2,000 होता है, लेकिन 1,000 ही हम लोगों ने पे किया है, यानी 1,000 ड्यू रख दिया है आउटस्टैंडिंग। रेंट में कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं रखा है। रिफ्रेशमेंट अकाउंट यहाँ दिख रहा है, देखो रिफ्रेशमेंट अकाउंट दिख रहा है यहाँ पर नील, और यहाँ पर दिखा रहा है 8,000, तो रिफ्रेशमेंट अकाउंट हमें देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल रिसिप्ट 16,000 है और एक्चुअल पेमेंट है 8,000, ठीक है। तो ये हम लोग दिखा सकते हैं कि मतलब ये पहले से कुछ नहीं था, रेवेन्यू इनकम पता नहीं था कितना होगा, हुआ है 16,000, और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंस भी कुछ नहीं पता, एक्सपेंस हुआ है 8,000। तो इसे एक्सपेंस इनकम में हम लोग लिख सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट से कितना रिसीव हुआ है और कितना एक्सपेंस हुआ है। डोनेशन वेयर यूटिलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 फॉर बाइंग बुक्स। तो ये देखो डोनेशन था ना पहले, बिल्डिंग और बुक के लिए 2 लाख रुपए से हम लोगों ने 25,000 का बुक्स जो है वो खरीद लिया है। तो बुक्स खरीद लिया 25,000 का, बच्चा कितना 1,75,000। बैलेंस को यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू कीप इट सेफ 9%, in order to keep it safe, ठीक है। 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेयर परचेस्ड ऑन 31st March 2013 फॉर 1,60,000 से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज हुआ है। रिमेनिंग अमाउंट वाज, मतलब ये जो डोनेशन था उससे 25,000 का बुक्स खरीद लिए, बाकी अमाउंट को सेफ रखने के लिए उसमें से 1,60,000 का हम लोगों ने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लिया, यानी इन्वेस्ट कर दिया है वो पैसे को, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट वाज पुट इन बैंक, बाकी पैसा जो है वो बैंक में रख दिया एज टर्म डिपॉजिट, बाकी बन रहा है 15,000, हम सारा कैलकुलेशन दिखा देंगे, 15,000 हो रहा है जो कि हम लोगों ने टर्म डिपॉजिट रखा है। तो डेप्रिशिएट फॉर मैम समरसन हेलो
हेलो। Yes, ma'am. You will ask. अच्छा, म्यूट हो जा रहा है, पता नहीं। तो सबसे पहले ना हम लोग ये जो है ना, ये कैलकुलेशन इससे कर लेते हैं कि हम लोग को जो लाइबिलिटी दिया गया था ना, मतलब ये किसी ने अगर बता दिया है पैसा देके कि यही सब खरीदो, तो यही सब खरीदना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, ये देख लेते कितने का टर्म डिपॉजिट किया है, कितने का बुक्स खरीदा है, कितने का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना है, वो पहले देख लेते हैं। टोटल डोनेशन 2 लाख और ये नीचे का एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं। अच्छा, वर्किंग नोट बना लेते हैं सबसे पहले। डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड बुक्स 2 लाख। अब इसमें से बुक्स परचेज 25,000। ये हम लोग को पता चल गया है कि हम लोगों ने इसमें से 25,000 तो खरीद लिया है। अब कितने का बच गया है फंड? 1,75,000। 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया 1,60,000। तो रिमेनिंग हो जाएगा 15,000। अब ये 15,000 का क्या बन जाएगा? टर्म डिपॉजिट। इतना कुछ लिखा हुआ है लेकिन उतना भी कुछ टफ नहीं है, नॉर्मल सा बात है। पैसा को कैसे किस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लोगों ने उसे अप्लाई किया है, तो ये निकल गया हम लोग का। ये जो जितना भी एडजस्टमेंट लगा हुआ था ये सारा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बस डेप्रिसिएशन जो है ये बाकी है। अब हम लोग को बोला है कि करना क्या है, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं रिसिप्ट पेमेंट। एक साथ भी बना सकते हैं, रिसिप्ट पेमेंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पहले हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का रूल्स है, ये एक कैश बुक है। फिर से ध्यान से सुनो, ये कैश बुक है। जो भी रिसिप्ट होगा, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो मतलब कैपिटल हो, बस हम लोग को रिसिप्ट पेमेंट के हिसाब से लिखते जाना है। तो सबसे पहले डोनेशन मिला है 2 लाख का, तो लिख देंगे यहाँ पर। ये रिसिप्ट साइड होता है, ये पेमेंट साइड। टू डोनेशन पूरा ही लिखेंगे, ये नहीं देखना है कि किससे हम लोगों ने, ये हमारा रेवेन्यू और कैपिटल ये नहीं चेक करना है, वैसे तो ये कैपिटल है। उसके बाद है एंट्रांस फीस। तो रेवेन्यू इनकम कितना है? 17,000। एक्चुअल रिसिप्ट हमें लिखना है क्योंकि हम लोग अभी बना रहे हैं कैश बुक, तो ये एक्चुअल रिसिप्ट कॉलम हमें देखना है और एक्चुअल पेमेंट कॉलम देखना है। तो एंट्रांस फीस 17,000 टू एंट्रांस फीस 17,000। अच्छा, फिर देखेंगे सब्सक्रिप्शन 19,000 टू सब्सक्रिप्शन 19,000। अच्छा, उसके बाद क्या देखना है? लॉकर रेंट 600 टू लॉकर रेंट 600। उसके बाद है सन्ड्री इनकम 1060 टू सन्ड्री इनकम 1060। रिफ्रेशमेंट 16,000 टू रिफ्रेशमेंट 16,000। और एक्सपेंस में
हम लोगों ने लैंड खरीदा है 10,000, बाई लैंड बाई फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर का एक्चुअल पेमेंट बस ये साइड वाला तुम लोग को लिखते जाना है। तो बाई लैंड 10,000 बाई फर्नीचर 1,30,000 बाई सैलरी 4,800 बाई मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस कितना हो जा रहा है, मेंटेनेंस हो गया 1,000 और रेंट 8,000। रेंट के बाद रिफ्रेशमेंट 8,000। अच्छा, और इसमें क्या होगा, और इसमें हम लोगों को लिखना पड़ेगा हम लोगों ने जो परचेस किया है। यहाँ पर तो एक परचेस किया है बुक्स, और यहाँ पर परचेस किया है 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो 25,000 और 1,60,000 डोनेशन से हम लोगों ने परचेस कर लिया, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। ये रिसिप्ट है लेकिन एक्सपेंस भी हुआ है। तो बाई बुक्स 25,000 और बाई 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो खरीदा हम लोगों ने 1,60,000 बस। और टर्म डिपॉजिट कर दिया ना, मतलब ये वाला भी एक्सपेंस कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया हम लोगों ने। तो बाई टर्म डिपॉजिट, तो ये हो जाएगा 15,000। तो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बन गया। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस से और क्लोज होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस से। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी कैश का बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये जो कैश बुक बना है यानी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इसका क्या बैलेंस आ रहा है, किधर कितना बैलेंस आ रहा है। तो देखते हैं पेमेंट साइड कितना है और रिसिप्ट साइड कितना है। रिसिप्ट क्या क्या हुआ है, 2,17,000, 19,000, 600, 1,060, 16,000। तो इधर हो रहा है, यहाँ पर लिखते हैं 2,53,660, इधर 10,000, 1,30,000, 4,800, 1,000, फिर से 8,000 और ये तीनों मिला के 2 लाख, तो 3,61,800। तो पेमेंट ज्यादा हो गया है, देखो इधर आ रहा है 3,61,800। तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस आएगा बता सकते हो? कैश का जो बैलेंस आएगा वो तो इधर आ रहा है ना, टू साइड में कितना आ रहा है, देखो ये लिख देते कितना आया मेरा, 1,08,140, 1,08,140, 1,08,140 आ रहा है। लिख लेते हैं पहले 1,08,140। तो टू साइड आएगा, इसे क्या बैलेंस बोले? इसका मतलब ये हो गया मेरा पेमेंट ज्यादा है और मेरा रिसिप्ट जो है वो कम है। तो इसका मतलब मेरे पास जितना पैसा नहीं था उससे ज्यादा मैंने पेमेंट कर दिया, तो ये क्या बैलेंस होगा? ऐसा कब पॉसिबल है? ये तो नेगेटिव ओवरड्राफ्ट हो जाएगा ना, ओवरड्राफ्ट। ये नेगेटिव बैलेंस हो गया ना, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर लिखते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि एक्चुअली हमें क्या रिसिप्ट हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, कितना हमारा इनकम होना। एंट्रेंस करना है, क्या हमें एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है? कुछ बोला नहीं है तो कैपिटलाइज्ड ही करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन है 20,000 और यहाँ दिखा रहा है 19,000 हम लोगों ने रिसीव किया, यानी आउटस्टैंडिंग 1,000। तो इसका प्रेजेंटेशन हमें इस तरह से करना है, ये देखो बाई सब्सक्रिप्शन। अब तो हम लोग को देखना है रेवेन्यू इनकम कितना था। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 20,000, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से होगा 19,000
एट आउटस्टैंडिंग 1000। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि हम लोग बैलेंस शीट जब बनाए तो वहां पर ये आउटस्टैंडिंग वाला डेटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000। नेक्स्ट है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट तो पूरा ही रिसीव है जितना ड्यू है, ठीक है। तो लॉकर रेंट में तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं आएगा, तो ये भी इनकम है। तो बाई लॉकर रेंट 600। उसके बाद सन्ड्री इनकम, ये हमारा टोटल होना चाहिए 1600 बट 1060 शो कर रहा है। तो बाई सन्ड्री इनकम 1060 होना चाहिए 1600। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 1600 माइनस 1060 540। एड आउटस्टैंडिंग 540। क्योंकि ये इनकम है तो ये भी हमारा चला जाएगा एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री इनकम 540। अच्छा, नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट अकाउंट। तो रिफ्रेशमेंट है 16,000। तो हम लोग ये रिसिप्ट है, ठीक है। तो रेवेन्यू तो कुछ नहीं बताया था, रेवेन्यू कितना है तो हम लोग ये मान ले रहे ये पूरा ही रेवेन्यू है 16,000। या फिर तुम लोग एडजस्ट करके भी लिख सकते हो रिफ्रेशमेंट अकाउंट का कि 16,000 हमारा रिसिप्ट था और 18,000 उसमें से हम लोगों ने एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। इसका अकाउंट बना लेते तो तुम लोग समझ जाओगे कि किस तरह से रिफ्रेशमेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट करना है। ये देखो, इसका एक अकाउंट बना लेते क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है ना। रिफ्रेशमेंट अकाउंट बाय रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 16,000 और टू पेमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट। बैंक की तरह हो 8 हम लोग लिख देते टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख देते बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये पीएल में चला जाएगा 8,000। तो ये वर्किंग नोट हम लोग क्या करेंगे पीएल में लिख देते वर्किंग नोट नंबर 1 से आ जाएगा रिफ्रेशमेंट का नेट अमाउंट बाय रिफ्रेशमेंट बोल के 8,000 नेट करके लिख सकते हैं हम लोग बाय रिफ्रेशमेंट बोल के 8,000। अच्छा, उसके बाद है लैंड हम लोगों ने खरीदा है लेकिन ये तो चला जाएगा बैलेंस शीट में 10,000। क्या इस पे कोई डेप्रिसिएशन है? नहीं होता है। वैसे भी लैंड का एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता है। लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिसपे हमेशा एप्रिसिएशन ही होगा, लेकिन वो खुला होना चाहिए। मतलब उस पे अगर बिल्डिंग वगैरह है तो उस पोर्शन का नहीं होगा जो ओपन लैंड होता है। तो लैंड हो गया 10,000। फर्नीचर 1,46,000 है लेकिन पेमेंट क्या है 1,30,000। तो ये भी एसेट हो जाएगा फर्नीचर। तो फर्नीचर एसेट तो हमारा 1,46,000 है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट ही हमें दिखाना पड़ता है ताकि डेप्रिसिएशन सही दिखा पाए। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन है 10%। अच्छा, अब यहाँ पर बताया है कि होल ईयर देना है तो हम लोग होल ईयर ही देंगे, वो 6 मंथ्स वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ भी डेट मेंशन नहीं था बट यहाँ देखो बता दिया है होल ईयर, तो होल ईयर देना पड़ेगा। तो एट द रेट ऑफ 10% 14,600। तो ये हो जाएगा 1,31,400। तो डेप्रिसिएशन यहाँ एक बार लिख देते हैं। तो ये तो इधर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो गया 14,600 ऑन फर्नीचर। ऑन फर्नीचर। अच्छा, उसके बाद है सैलरी। सैलरी में हमारा पेमेंट है 4,800 होना चाहिए 5,000। तो टू सैलरी 5,000 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया 4,800 पेमेंट किया है, यानी आउटस्टैंडिंग कितना रख दिया है
200, तो ये 5000 हो जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया 200। नेक्स्ट है देखो मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, ये 2000 होना चाहिए, हम लोगों ने 1000 पे किया, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस 1000, और इसका यहाँ पर भी एंट्री कर देते हैं। टू मेंटेनेंस, यहाँ पर तो 2000 होगा, लेकिन यहाँ 1000 पेमेंट 1000 हुआ है प्लस आउटस्टैंडिंग 1000, इसी को बोलते हैं राउंड द ईयर लिखना। 1000 पे किया है लेकिन 1000 बाकी है, फिर भी लिखना पड़ेगा, ये रिसिप्ट बेसिस और ये ड्यू बेसिस होगा। अच्छा, उसके बाद है रेंट, रेंट का तो फुल पेमेंट है, नो आउटस्टैंडिंग, और रिफ्रेशमेंट हम लोगों ने कर लिया, तो टू रेंट। रेंट कितना था? 8000 का रेंट। और तो कुछ नहीं बचा है, अब हम लोग इसका कर देते हैं टोटल। तो 14,600 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 29,600। अच्छा, सैलरी लिख दिया मैंने, मेंटेनेंस लिख दिया। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक ही लिखा ना, डेप्रिसिएशन ऑन बुक भी तो लिखना था। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक 10% करके था, 25,000 का हम लोगों का बुक्स था, तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हो जाएगा 2,500। तो 29,600 प्लस 2,500, तो ये हो जा रहा है 32,100। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। $14,600, 2,500, 8,000, 2,000 और ये 5,000। फिर से एक बार टोटल करते हैं। कितना आ रहा है? 32,100 आ रहा है। नो मैम। कितना आ रहा है फिर? यस मैम, 32,001। हाँ, 32,100 ही आएगा। बस चेक करो, ये वाला लिख लो, डेप्रिसिएशन ऑन बुक, ये भूल गए थे। डेफिसिट 1900 आ रहा है, इधर आ रहा है ना, तो डेफिसिट होगा। ये नहीं लिखा था मैंने, बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन वो रह गया था, बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है 2,500, और मैंने शायद बैलेंस शीट में भी बुक्स नहीं लिखा है, तो बैलेंस शीट में एक बार बुक्स लिख लेते हैं। बैलेंस शीट में और भी बहुत सारा चीज बाकी है अभी भी लिखना हम लोग का। तो बुक्स था 25,000, लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन 2,500, तो कितना बचेगा? 25,000 इंटू 10% माइनस इक्वल 22,500। और ये जो इन्वेस्टमेंट खरीदा हम लोगों ने, टर्म डिपॉजिट किया, वो सब भी तो एसेट होगा। तो टर्म डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट हम लोग का आया था 15,000, 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये हम लोगों ने खरीदा 1,60,000। अच्छा, और क्या बाकी है? हम लोगों ने लैंड लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया, लाइब्रेरी बुक्स लिख लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख लिया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का कुछ था आउटस्टैंडिंग, ये पहले लिखा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सन्ड्री इनकम, और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। अब हम लोग को लिखना है इधर कैपिटल, जो है कैपिटल फंड, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर दिया हुआ, तो कैपिटल फंड नहीं पता हम लोग को, कैपिटल नहीं दिया हुआ, बट एंट्रांस फीस लिखेंगे हम लोग। कितना था? एंट्रेंस फीस है 17,000, ठीक है, एंट्रेंस फीस हो जाएगा 17,000, और डेफिसिट है, अच्छा डेफिसिट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये डोनेशन तो लिखना पड़ेगा ना, डोनेशन, ये भी कैपिटल हो जाएगा, फॉर बिल्डिंग एंड बुक्स, फॉर बिल्डिंग एंड बुक्स 2 लाख। और क्या बच रहा है?
अच्छा फर्नीचर का देखो, यहाँ पर मैंने बताया था ना क्रेडिटर, टू क्रेडिटर कितना बना था हम लोगों का 1,46,000 का फर्नीचर खरीदा हम लोगों ने, 1,30,000 का पेमेंट किया, तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बन जाएगा 16,000। तो क्रेडिटर लिख देते हैं, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 16,000, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर हो गया 16,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लिया, आउटस्टैंडिंग फॉर प्लेग्राउंड लिख लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट आया था हम लोगों का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से, बीओडी आया था, वो भी तो लिखना पड़ेगा। बीओडी आया था हम लोग का 1,08,140, क्योंकि कैश बुक से हमें कैश बैलेंस भी तो लिखना है। अब कैश का पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो बीओडी इधर आ जाएगा 1,08,140। अच्छा और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। एंट्रेंस फीस, ये फिर ऐड तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। डेफिसिट है तो डेफिसिट हम लोग यहाँ से लेस करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डेफिसिट को जो है एसेट साइड भी लिख सकते हैं। जैसे पीएल, जैसे कैपिटल में पीएल क्या होता है, पीएल का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है वो कैपिटल में ऐड होता है, डेबिट बैलेंस होता है तो लेस भी कर सकते हो, एसेट साइड भी लिख सकते हो। तो हम लोग एसेट साइड लिख देते हैं। अच्छा एसेट साइड तो जगह ही नहीं है, देखते हैं यहाँ हो जाएगा। डेफिसिट ये लास्ट में लिखना चाहिए, डेफिसिट हो जाएगा 1900। अब दोनों साइड जस्ट देख लेते हैं, टैली होता है कि 1900, और तो कुछ नहीं लिखना है हम लोगों का। टोटल करो, 17,000 एंट्रेंस फीस, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 16,000, सैलरी 200,000 का हो गया, आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस 2,08,140। तो 3,42,340 minus 10,000 minus 1,31,400 minus 1,000 minus 540 minus 22,500 minus 15,000 minus 1,60,000 minus 1,900। हाँ टैली हो रहा है, इधर भी इतना ही आ रहा है, 3,42,300, 3,42,300 इधर भी आ रहा है। तो अगर रेवेन्यू और ऐसे एक्चुअल रिसिप्ट इस तरह से दिया हुआ हो और उससे हम लोग को रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोले, तो हम लोग एक्चुअल रिसिप्ट देखेंगे रिसिप्ट पेमेंट के लिए, और इनकम एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग देखेंगे रेवेन्यू इनकम क्या था, और उस रेस्पेक्ट में देखेंगे क्या हमारा इनकम या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है या फिर प्रीपेड है। मैम कैपिटलটা ক্যালকুলেট করব না? ক্যাপিটাল দেয়া নেই, ক্যাপিটাল লাগছে না এখানে, মানে ক্যাপিটাল নীল দেখাচ্ছে, ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট হবে না। ওপেনিং ব্যালেন্স শিট দিয়ে যদি করো তাহলে একবার করে দেখো, ব্যালেন্স শিট তো হবেই না, ল্যান্ড আছে ফার্নিচার আছে আর তো কিছু নেই, ইয়ার তো দেয়া নেই, এটা তো একটা ইয়ারেরই ডেটা আছে না, ওপেনিং ব্যালেন্স শিটের জন্য তো আমাকে দুটো ইয়ারের ডেটা চাই। এটা 31 মার্চ 2013 এরই সব ডেটা আছে, 31 মার্চ 2012 এর ডেটা নেই। আমি দেখো উইদাউট ক্যাপিটালই করেছি, উইদাউট ক্যাপিটালই এটা ট্যালি হতে হবে, যেহেতু ক্যাপিটাল নেই, ক্যাপিটাল ফান্ড নেই। এন্ট্রান্স ফিসটাই ওদের ক্যাপিটাল ফান্ড, কারণ ক্যাপিটাল কিছু ফান্ড ওরা পায়নি, বাট এন্ট্রান্স ফিস আর এই যে ডোনেশনটা পেয়েছে এটা দিয়ে স্টার্ট করেছে, ডোনেশন ফর বিল্ডিং, এই দুটোই ওদের ফান্ড হয়েছে। तो ये थोड़ा बड़ा, ये क्वेश्चन नहीं करते, इसमें टाइम लगेगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये तुम लोग का होमवर्क देंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। हम लोग करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम लोग को एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी बैलेंस शीट नहीं, कुछ ऐसे ही डेटा दिया हुआ है, तुम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, ये तुम लोग बनाओ। मैंने तो बहुत सारा सम्स तुम लोग को दिखाया करके कैसे करना है, तो जो भी कंसेप्ट तुम लोगों ने गैदर किया है उससे तुम लोग ये मुझे फटाफट बताओ बना के। ये स्क्रीन पे खुला हुआ है, देखो क्या होगा, कौन सा किधर जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें, कुछ भी एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, बस ये जो यहाँ पर जो आइटम्स है ये एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में अगर सही तरह से पोस्ट करोगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो देखो 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, करके देखो एक बार, हम वेट कर रहे हैं, सिर्फ तुम लोग को सही तरह से सारा चीज लिखना है।
एसेट साइड में एसेट लिखो, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी लिखो तो हो जाए। और मैंने सारा कंसेप्ट भी समझाया तुम लोग को। बिल्डिंग फंड में फंड का इनकम ऐड करके लिख सकते हो, अगर फंड से कुछ एक्सपेंस हुआ है उसे लेस करके लिख सकते हो। तो ये बेसिकली फंड को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसी के लिए ये वाला क्वेश्चन है। ज्यादा तुम लोग को फंड का डेटा ही मिलेगा। जनरल फंड का क्या करना है? जनरल फंड ऐसे ही लिखो, जनरल फंड बोल के लिखो। जनरल फंड मतलब वो फंड जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है तो फंड, बट रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही तुम्हें खरीदना है। वो भी लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा, सिर्फ जनरल फंड बोल के लिखना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी? आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी फीस अगर हम लोगों ने पे नहीं किया है तो वो करेंट लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी फी बोल।
मैम अलाउंस आउटस्टैंडिंग ওটা লাইবিলিটি তো अलाउंस आउटस्टैंडिंग है लाइबिलिटी, अलाउंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। और कैपिटल ग्रांट्स कैपिटल ग्रांट्स जो है ये तो कैपिटल होगा, ये कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड दिया हुआ है क्या कुछ? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड दिया हुआ था शायद, हाँ ये मिला 60,000, इस पे ऐड कर दो कैपिटल ग्रांट्स। मतलब और भी कैपिटल के लिए हमें छूट मिला है 10,000। मतलब ग्रांट जो है उसका नेचर कैपिटल नेचर का है। ग्रांट मतलब छूट मिलना, मतलब कुछ मिल गया हम लोग को, 10,000 मिल रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, तो ये नेचर जो है कैपिटल नेचर का है, तो इसलिए कैपिटल ग्रांट। 1,44,000। 1,44,000 नहीं, 1,54,000 होना चाहिए, तभी दोनों से टैली होगा। 44 कुछ तो छूट गया होगा 10,000। हो गया वो करंट अकाउंट शायद छोटा है मेरा। हाँ, बैलेंस इन करंट अकाउंट 10,000। बताओ हुआ है बाकी लोगों का? ट्राई कर रहे हो तुम लोग? जो लोग कर रहे हो करो, हम इसलिए साइलेंटली कर रहे हो, तुम लोग अपने हिसाब से करते जाओ।
तो देखो इस तरह से हम लोग चाहे तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर देखो हम, मेरा भी थोड़ा इधर उधर हो गया। ये देखो फर्नीचर, स्विमिंग पूल, इक्विपमेंट, ठीक है, ये सारा हम लोग फिक्स्ड एसेट के अंडर में बता सकते हैं, ठीक है। जिसमें फर्नीचर देखो 8000 था, उसमें से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया है 800, तो कितना आ गया है 7200। स्विमिंग पूल इस पे कुछ भी नहीं था, डेप्रिसिएशन वगैरह 40000, इक्विपमेंट हो गया 20000। तो इसका हेडिंग तुम लोग दे सकते हो फिक्स्ड एसेट, क्योंकि सिर्फ बैलेंस शीट बोला है तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। और ये फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट, और यहाँ पर देखो कैश इन हैंड और बैलेंस इन करेंट अकाउंट, ये सारा एक जगह होना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ लिख देते हैं। फिक्स डिपॉजिट था हमारा 20,000, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये हो गया कैश एंड बैंक के अंडर में, ये कैश एंड बैंक के अंडर में, ये फिक्स डिपॉजिट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा। ये फिक्स डिपॉजिट यहाँ से हटा दिया मैंने, वो लिख दिया मैंने वहां पर। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या क्या है इधर देखो, इन्वेस्टमेंट क्या है जनरल फंड में और एक प्राइस फंड में। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल फंड, प्राइस फंड, ये दोनों एक ही जगह पे, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, ये प्रेजेंटेशन ठीक है, अब यहाँ पर ठीक लग रहा है। और ये जो बचा हमारा, इधर देखो, इधर में जनरल फंड एक आ गया है। जनरल फंड आ रहा है हमारा कितना, जनरल फंड आ गया है 10,000। अच्छा, यहाँ पर है 60,000। ओपनिंग कैपिटल देखो 60,000, कैपिटल ग्रांट्स आ गया है 10,000, सरप्लस ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर। एंट्रेंस फीस, इसे भी कैपिटलाइज करने बोला था, कैपिटल में ऐड कर दिया। लीगेसी भी कैपिटल है तो कैपिटल में ऐड कर दिया। बिल्डिंग फंड में इनकम हुआ है तो ओपनिंग है 30,000, इनकम 32,000। और यहाँ पर प्राइस फंड में ओपनिंग है 10,000, इनकम है 1000, और यहाँ से एक्सपेंस है 800। तो ये एडजस्ट करके प्राइस फंड आ जा रहा है 10,200, और ये आउटस्टैंडिंग दो जो है वो मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जनरल फंड, जनरल फंड में ये 10,000 ये इधर लिख देते हैं आउटर में। तो ये 10,000 यहाँ से हटा के आउटर में लिख दिया मैंने। तो इधर 10,000 प्लस 32,000, 10,000 प्लस 32,000 और 10,200 और 1,800। तो ये हो गया 1,54,000। और इधर हो रहा है 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, मतलब 30, और ये हो गया 30, 20, 30, 50, 50,800 प्लस 3,000, 36,000, अच्छा, प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 72,000, 7,200। अच्छा, तो ये हो गया 1,54,000। तो इधर भी आ जा रहा है हमारा 1,54,000।
और ये वाला टोटल लिखा नहीं है मैंने, ये टोटल होगा तब ये 1 लाख हो रहा है। 60-20 है, मैंने कैलकुलेटर में कर लिया। 60,000, 20,000, 10,000 प्लस 10,000, 1 लाख। तो ये भी हो गया। अब ये यहाँ से 2 होमवर्क रहेगा, ये पीडीएफ ऑलरेडी तुम लोग सबसे मेरा शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 ये तुम लोग देख सकते हो, इतना सारा होमवर्क क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है तो हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। किसी को अगर आंसर वगैरह चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप करो, हम भेज देंगे आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 का। और एक पीडीएफ है, ये भी हम आज सेंड कर देंगे तुम लोग। इसमें बस 2 छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है और एक क्वेश्चन नंबर 14 है। ये तो बहुत ही छोटा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम लोग को बस सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोला है, प्रिपेयर करने के बाद एक्चुअली हम लोग ये इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर सकें। बस ये छोटा सा सम है, इसमें हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये 4 होमवर्क रहेगा, जिसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और बाकी शॉर्ट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह है। एक काम करते हैं, हम आंसर लिख ही देते हैं, तुम लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का है बैलेंस शीट लिख देते हैं। फाइनल बैलेंस शीट है 97,960। अच्छा, और इसमें 2 बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करने बोला है। क्वेश्चन जो 13 है इसमें 2 बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है, और फर्स्ट वाले ये है करंट ईयर बैलेंस शीट का, और एक है 78,800, ठीक है। एक बैलेंस शीट का आंसर है 78,800। और क्वेश्चन नंबर 14 जो था शॉर्ट क्वेश्चन के तरह, उसमें हम लोगों को बोला है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, वहां पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कैश बैलेंस आ रहा है, मतलब कैश का क्लोजिंग बैलेंस 660। अच्छा, और एक क्वेश्चन बचा है बस। क्वेश्चन 11, ये 3 क्वेश्चन ही बचा। क्वेश्चन 11 में हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर बोला है। इसमें सरप्लस 3,96,200 और बैलेंस शीट का टोटल 10,25,200। ये बस दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें जो टाइम लगेगा ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लास आज ओवर होता है यहीं पर।